मजार, दरगाह और पक्का कब्रिस्तान बनाना, मजार, दरगाह और पक्के कब्रिस्तान पे जाना अन इस्लामिक है, हराम है। इसलिए आपको दुबई में, कुवैत में, अरब में, अबू धाबी में एक भी मजार नहीं मिलेगी, एक भी दरगाह नहीं मिलेगी, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं मिलेगा। क्योंकि अजान में क्या बोलते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा दूसरा कोई इबादत योग्य नहीं है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में G20 का सम्मेलन हुआ था। सारे प्रधानमंत्री महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल पे गए, राजघाट। लेकिन अरब के सुल्तान, जो बड़े मॉडरेट भी हैं, बड़े मॉडर्न भी हैं, वो नहीं गए वहां पे सर झुकाने। क्यों? क्योंकि किसका वायलेशन हो जाएगा? ला इलाहा इल्लल्लाह का। अल्लाह के अलावा और कहीं सर नहीं झुकाना। तो जो चीज इस्लाम में हराम है, जिसको बनाना हराम, जहां पे जाना हराम, वो भारत में वक्फ प्रॉपर्टी कैसे हो सकती? ऐसा तो नहीं हो सकता कि वक्फ डिफिनेशन दुबई में कुछ अलग होगी, वक्फ डिफिनेशन भारत में कुछ अलग होगी। हो सकती है क्या? नहीं। तीसरी बात, जमीन वो दान करेगा जिसके पास जमीन है। जो केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि स्कीम चल रही है, वो उसका पैसा उनको मिलता है जिसके पास 2 एकड़ से कम जमीन होती है। अब जो जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है, जो किसान सम्मान निधि ले रहे हैं, वो वक्फ कर सकते हैं जमीन? क्या? जोर से बोलिए। नहीं। जो सक्षम है वो कर सकते हैं, लेकिन जो सक्षम है वो बता नहीं रहे कि हमारे पूर्वज ने कितने किया। मैं पब्लिकली कई बार बोला कि मदनी साहब एक बार ये बताएं उनके पिताजी ने, उनके दादा ने कितनी जमीन वक्फ किया। ओवैसी साहब ये बताएं उनके पिता और उनके दादा ने कितनी जमीन वक्फ किया। दुरानी साहब बताएं, बुखारी साहब बताएं। बाकी छोड़ो, मुंबई में आपके बहुत बड़े करोड़पति अरबपति हैं। सैफ अली खान बताएं उनके पिताजी ने कितनी वक्फ किया। शाहरुख खान बताएं उन्होंने कितना वक्फ किया। सलमान खान बताएं उन्होंने कितना वक्फ किया। अरे भाई, जमीन दान करेंगे तो कागज होगा कि नहीं होगा? होना चाहिए कि नहीं? तो कागज दिखाने में कोई शर्म है क्या? बिरला जी पूरे देश में बिरला मंदिर बनवाते हैं, धर्मशाला बनवाते हैं, वो तो कागज दिखा रहे। पूरे देश में जैन समाज के लोग जैन धर्मशाला बनाते हैं, वो तो कागज दिखाने के लिए तैयार है। पूरे देश में माहेश्वरी समाज के लोग माहेश्वरी धर्मशाला बनाते हैं, वो तो कागज दिखाने के लिए तैयार है। अग्रवाल समाज तैयार है, माहेश्वरी समाज तैयार है, जैन समाज तैयार है, खत्री समाज तैयार है। सब अपनी कागज दिखाने के लिए तैयार है कि हमने कहां दान किया। तो कोई फूफा है क्या कि नहीं, हम आपको नहीं दिखाना पड़ेगा, बाकी सबको दिखाना पड़ेगा? ये चलेगा क्या? नहीं। अब इस कानून से दिक्कत कैसे हो रही है? इतनी अनलिमिटेड पावर दे दिया जो दुनिया में कहीं नहीं है। दिक्कत यह हो रही है, लैंड फंडामेंटल राइट नहीं है। लैंड इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। तो जो फंडामेंटल राइट नहीं है, वो आर्टिकल 25, 26 का पार्ट कैसे हो गया? इसका मतलब लैंड आर्टिकल 25, 26 का पार्ट ही नहीं है। इसलिए जिस दिन मैं पार्लियामेंट गया था जेपीसी में, सारा अपोजिशन वॉकआउट कर गया था, क्योंकि लगातार वो इतने दिन से एक ही झूठ बोल रहे हैं कि वक्फ जो है हमारा आर्टिकल 26 का 25 का मुद्दा है, यह मजहबी मुद्दा है, यह धार्मिक मुद्दा है। सच्चाई है, वक्फ प्योरली जमीन का मुद्दा है, यह फंडामेंटल राइट का मुद्दा ही नहीं है। और जमीन का मुकदमा डिसाइड करने के लिए कोई बोर्ड ट्रिब्यूनल हो ही नहीं सकता। जमीन का मुकदमा डिसाइड करने के लिए कहां शुरू होगा? रेवेन्यू कोर्ट से। जमीन के मुकदमे के लिए ऐसा नहीं हो सकता मजहब के आधार पर अलग अलग ट्रिब्यूनल होगा, अलग अलग बोर्ड होगा। यह शुद्ध रूप से क्या मुद्दा है? ये लैंड का मुद्दा, ये धार्मिक मामला ही नहीं है। लेकिन झूठ परोसा जा रहा है, परोसा जा रहा है। उनका नेटवर्क इतना तगड़ा है, उनका सिस्टम इतना तगड़ा है, फेसबुक पे उनकी प्रेजेंस इतनी तगड़ी है, तो झूठ फैलाते जा रहे हैं कि हमारा तो धार्मिक मुद्दा, धार्मिक मुद्दा। धार्मिक मुद्दा कहां से हो गया? प्योरली सिविल मुद्दा है ये तो। भारत में और भी ट्रिब्यूनल हैं, मुझे कोई एक ट्रिब्यूनल बताइए जो रिलीजन के आधार पे हो। जीएसटी ट्रिब्यूनल है, सबके लिए है। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल सबके लिए, एनजीटी सबके लिए, एनसीडीआरसी सबके लिए, क्लैट, एनक्लैट सबके लिए।
कोई ट्रिब्यूनल किसी रिलीजन के लिए है क्या? तो फिर यह कैसे हो सकता है? रिलीजन के आधार पे कोई ट्रिब्यूनल हो ही नहीं सकता, और रिलीजन के आधार पे जमीन का डिस्प्यूट किसी ट्रिब्यूनल में चल ही नहीं सकता। आप बताइए सारे अधिवक्ता, है कोई? जमीन का मुकदमा तो वहीं चलेगा, पहले नीचे जाएगा, एसडीएम के यहां जाएगा, फिर एडीएम के यहां जाएगा, फिर डीएम के यहां जाएगा, अलग अलग डिपेंड करता है। आपके यहां महाराष्ट्र में क्या व्यवस्था मुझे नहीं पता, यूपी में तो सबसे पहले चकबंदी अधिकारी के यहां जाएगा, फिर एसओसी के यहां जाएगा, फिर डीडीसी के यहां जाएगा, फिर वो हाईकोर्ट चकबंदी कमिश्नर के यहां जाएगा, फिर हाईकोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ऐसे चलता है। लगभग इसी से मिलती जुलती व्यवस्था आपके यहां भी होगी। ट्रिब्यूनल में थोड़ी चल सकता है, बोर्ड में थोड़ी चल सकता है। तो ये वक्फ बोर्ड कर क्या रहा है? ये दो काम कर रहा है। चूंकि इसका हेडक्वार्टर हमेशा स्टेट कैपिटल में होता है, तो स्टेट कैपिटल से 400-500 किलोमीटर के जो दूर लोग बैठे हैं, उनमें जो अमीर होते हैं, उनको तो नोटिस भेजता है, परेशान करता है, एक्सटॉर्शन करता है। उनको बोलता है भाई एक काम करो, आओ, आ जाओ मुंबई। अब नागपुर यहां से कितना किलोमीटर होगा? 500-600 किलोमीटर होगा, 500 होगा, 800 है, ठीक है। अब 800 किलोमीटर सोचेगा यार नागपुर से मुंबई जाना आना जाना आना, एक काम करो 5-10 लाख रुपए देखो, इसको निपटा लो। तो पहला काम वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? नोटिस भेज के एक्सटॉर्शन करता है। दूसरा वक्फ बोर्ड क्या काम कर रहा है? नोटिस भेज के कन्वर्जन कर रहा है। झाबुआ से भोपाल 700 किलोमीटर दूर है, झाबुआ में वो नोटिस भेजता है आदिवासियों को। आदिवासियों ने कभी अपने लोकल थाना देखा नहीं, कभी उन्होंने लोकल तहसील नहीं देखी, आदिवासियों कोर्ट कचहरी में चक्कर ही नहीं होता, और नोटिस भेज के वो कह रहा है काम करो, तुम्हारा पूरा गांव वक्फ प्रॉपर्टी है। बोले क्या करना है? बोले भोपाल आओ जवाब देने। उन्होंने कभी अपना झाबुआ का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तो देखा नहीं, वो भोपाल बेचारे कैसे पहुंचे? बोले फिर क्या करें? बोले कन्वर्ट हो जाओ तो बच जाएगा। भारत में इससे घटिया कानून हो सकता है क्या? और इसको बनाने वालों से घटिया सरकार कोई हो सकती है क्या? इसको बनाने वालों से घटिया प्रधानमंत्री कोई हो सकता है क्या? इसको बनाने वालों से घटिया कानून मंत्री, घटिया गृह मंत्री कोई हो सकता है क्या? लेकिन सब कुछ इसलिए चल रहा है, हम सारे लोग जानते हुए भी अपने तक अपनी जानकारी लेकर बैठे हुए उसको एक्सपेंड नहीं कर रहे, उसको आगे नहीं बढ़ा रहे। एक तरफ एक्सटॉर्शन हो रहा है, एक तरफ कन्वर्जन हो रहा है, अमीरों से एक्सटॉर्शन, गरीबों का कन्वर्जन, और कह रहे हैं ये हमारा आर्टिकल 25-26 का मुद्दा है, सीधे सीधे लैंड का मुद्दा है। और नतीजा क्या हुआ? इसने 10 लाख एकड़ जमीन कब्जा कर लिया। भारत दुनिया के 50 देशों का क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ से कम है, और 50,000 एकड़ इसने आजादी के पहले कब्जा कर रखा था। लेकिन जो ज्यादा कब्जा हुआ है वो 1950 के बाद हुआ है, नेहरू वाले कानून से। नेहरू वाले कानून से केवल 2.5 लाख एकड़ कब्जा हुआ था, और जो ज्यादा कब्जा हुआ है वो 1995 नरसिम्हा राव वाले कानून से हुआ, और उससे भी खतरनाक कब्जा शुरू हुआ 2013 में मनमोहन सिंह वाले कानून से। जो तेजी के साथ कब्जा होना शुरू हुआ है वो 2013 के बाद शुरू हुआ, जहां यह कर दिया कि जहां हाथ रखा वही तुम्हारी जमीन। पार्लियामेंट को बता दिया वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, 1,500 साल पुराने मंदिर को बता दिया वक्फ प्रॉपर्टी, 3-3 हजार साल पुराने गांव को बता दिया वक्फ प्रॉपर्टी। जितनी ऊसर जमीन है वक्फ प्रॉपर्टी, जितनी बंजर जमीन है वक्फ प्रॉपर्टी, जितना खेल का मैदान है वक्फ प्रॉपर्टी, नदियों की किनारे की जमीन वक्फ प्रॉपर्टी, पहाड़ों की जमीन वक्फ प्रॉपर्टी। और नहीं पेट भरा, हाईवे पे जा रहे थे, जहां खाली देखा 1-2 किलोमीटर तक सुनसान, एक वहां पे छोटा सा पत्थर रखा, बोले ये दरगाह वक्फ प्रॉपर्टी। और जा रहे थे, फिर एक छोटा सा पत्थर रखा, बोला ये कब्रिस्तान, ये भी वक्फ प्रॉपर्टी। और देखा और आगे कोई सुनसान, 1 किलोमीटर तो कोई नहीं है, एक जो है छोटा सा वो बना दिया मजार, बोले ये भी वक्फ प्रॉपर्टी। इतना बड़ा भारत में खेल इसलिए हो रहा है क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे। बुरा मत मानिएगा, आप सब हमारे भाई हैं, आप सब भाई हैं। अगर आपके सामने मैं कड़वी बात नहीं कहूंगा तो मैं कहां कहूंगा। लेकिन हमारी ये कमी रही कि हम इतने दिन चैलेंज नहीं कर पाए, और चैलेंज भी कर पाए तो बता नहीं पाए सबको।
इस पे जो सारा डिस्कशन हुआ है, जब हमारी पीआईएल पे सरकार को नोटिस हुआ उसके बाद ही पूरा डिस्कशन हुआ है, उसके पहले डिस्कशन हो ही नहीं रहा था इसमें। मालदीव का क्षेत्रफल 75,000 एकड़ है और भारत में वक्फ बोर्ड के पास, वक्फ बोर्ड ने 10 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा किया हुआ है, यानी 12 मालदीव बन जाएगा भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर। सिंगापुर 1,80,000 एकड़, वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया हुआ है 10 लाख एकड़, यानी 5 सिंगापुर बन जाएगा, फिर भी 50,000 एकड़ जमीन बचेगी। बहरीन 1,90,000 एकड़, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़, 5 बहरीन बन जाएगा। हांगकांग 2.5 लाख एकड़, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़, 4 हांगकांग बन जाएगा। डेनमार्क 3.5 लाख एकड़, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़, 3 डेनमार्क बन जाएगा। मॉरिशस के पास 5 लाख एकड़, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़, यानी 2 मॉरिशस बन जाएगा। लग्जमबर्ग के पास 6 लाख एकड़, साइप्रस का एरिया 8 लाख एकड़, जॉर्जिया का एरिया 9 लाख एकड़। ऐसे दुनिया के 50 देश हैं जिनका क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ से कम है, और भारत में एक घटिया कानून के कारण 10 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा हो गया। हम देखते रह गए, हमने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाया। चलो, जो हुआ सो नहीं हुआ, अब आगे से आवाज उठाना है कि नहीं? आवाज उठाने का तरीका मैंने आपको बताया। पति पत्नी मिलकर 10,000 लोगों को जोड़िए, अपने अपने नाम से फ्रेंड बनाइए। ना आपका नाम राम है तो 5,000 राम को जोड़िए, पत्नी का नाम गीता है तो वो 5,000 गीता को जोड़े, टोटल होगा 10,000। फेसबुक पे लिखना शुरू करिए, आपस में चर्चा करना शुरू करिए, जहां मौका मिलता है बोलना शुरू करिए। टाइम मिलता है तो सांसद से बात करिए, टाइम मिलता है विधायक से बात करिए। और सांसद विधायक, आपको, आपने वोट दिया चाहे नहीं दिया, सांसद विधायक किसी पार्टी का नहीं होता है। जब तक वो चुनाव लड़ता है तब तक पार्टी का होता है। जैसे वो संविधान की शपथ लेता है वैसे वो सबका हो जाता है। याद रखिएगा, इस डिफरेंस को समझिए। जब तक वो चुनाव लड़ता है तब तक वो किसी पार्टी का होता है। पार्टी उसको 10 लाख वोट से भी जिता दे तब भी वो सांसद नहीं कहलाएगा जब तक कि वो शेड्यूल 3 की शपथ नहीं लेगा। और जब उसने शेड्यूल 3 की शपथ ले लिया तब वो किसका हो गया? सबका। क्योंकि जो उसका वेतन है, उसका भत्ता है, उसकी गाड़ी है, उसका बंगला है, उसकी सिक्योरिटी है, उसका कुक है, उसका खाना है, उसका फ्री एयर टिकट है, फ्री रेल टिकट, वो पार्टी नहीं देती। वो कौन देता है? हम देते हैं। इसलिए उसको किसी भी हालत में गलत काम, अगर वो कानून बना रहा है उसको टोकना है, और जो गलत बन चुका है उसको ठीक कराना है। ये हमारी ड्यूटी। करेंगे सब लोग? ये बात हो गई वक्फ की। बिल्कुल लेना चाहिए। कागज दिखाओ, बिना कागज दिखाए थोड़ी बात बनेगी। मैं पार्लियामेंट में जेपीसी में, अब वहां अंदर क्या हुआ उसको बताना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि प्रिविलेज की बात है। बस इतना बता सकता हूं कि फर्स्ट हाफ में जमीयत उलमा हिंद का प्रेजेंटेशन था और सेकंड हाफ में हमारा और विष्णु जैन का प्रेजेंटेशन था। और इतना बता सकता हूं कि लंच के बाद सब वॉकआउट कर गए। उसमें नोट्स में क्या लिखा वो नहीं बता सकता हूं। हम 2 बोरी पेपर लेके गए थे क्योंकि 35 का सेट बनाना होता है, 31 मेंबर और 4 उनका जो जेपीसी का स्टाफ होता है सेक्रेटरीट का, उसके लिए तो 35 सेट देना था। हमारे पास 5 डॉक्यूमेंट थे, उन 5 का 35 सेट बनाया था। तो हम 2 बोरी भर के ले गए थे, बोरी इतनी बड़ी बड़ी। तो वहां की जो सेक्रेटरी थी, आईएएस ऑफिसर, वो बोली कि सर अभी लंच ब्रेक होगा तो एक काम करिए, लाइए मैं इसको टेबल पर रखवा देती हूं। हमने कहा ठीक है रखवा दो। और लंच ब्रेक तक सब कुछ सही था। जैसे लंच के बाद दोबारा बैठे, भगवान जाने कौन सा पन्ना पढ़ा, तुरंत जोर जोर से अंदर से आवाज आई और वॉकआउट हो गया। सरकार ने 44 इसमें अमेंडमेंट पेश किया है, 44, राइट। लेकिन अभी भी वो एकदम बिल्कुल दुरुस्त नहीं हुआ। आर्टिकल 14-15 के स्पिरिट में अभी भी नहीं आया। हमने 22 अमेंडमेंट और बताया है, तो टोटल कितना हो गया? 66। अब मुझे आप बताओ, जिस पहिए में 66 छेद हो जाए उसको पंचर बनवाना चाहिए या पहिया बदलना चाहिए? यही बात मैं बोल के आया हूं।
और भी बहुत कुछ बोला, वो नहीं बताऊंगा। और भी भाई, बड़ी सीधी सी बात है। अरे भारत संविधान से चलेगा या बाइबल कुरान से चलेगा, आप मुझे बताओ। संविधान से चलेगा ना, बाइबल कुरान से तो नहीं चलेगा ना। एक तरफ संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ा और वही पॉलिटिकल पार्टी वक्फ बोर्ड बना रही है, वक्फ ट्रिब्यूनल बना रही है। इससे बड़ा गिरा हुआ काम क्या हो सकता है? अभी परसों ट्यूसडे को सेकुलर शब्द पे सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में।